अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इको 607 उसका मिड टर्म का सिलेबस जो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 18 तक कवर करेंगे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, मैंने तमाम इसके जो लेक्चर्स हैं वे उसे रीड करके उन्हें समराइज़ करके आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट नोट्स रेडी कर दिए हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम बहुत कम होता है वो इजीली यहाँ से रीड कर सकें। बहुत ही इजी वर्ड है और बहुत ही शॉर्ट जो वे में ना, और बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स के अंदर मैंने जो ओवरऑल तमाम कॉन्सेप्ट है 1 से लेकर 18 तमाम लेक्चर्स का वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप बहुत थोड़े टाइम में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 से। तो लेक्चर नंबर 1 में हमारे पास जो है ना 3 से 4 डेफिनेशंस दी हुई हैं। एक है डायनेमिक एनालिसिस की, ठीक है, स्टैटिक एनालिसिस की और कंपैरेटिव स्टैटिक की और डायनेमिक एनालिसिस। इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपके पास होना चाहिए। तो चलिए रीड करते हैं। डायनामिक एनालिसिस क्या है। डायनामिक एनालिसिस स्टडीज हाउ इकोनॉमिक्स वेरिएबल चेंज विद द टाइम एंड हाउ इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ग्रेजुअली। डायनामिक एनालिसिस स्टडी करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स वेरिएबल हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज होते हैं और जो इक्विलिब्रियम एक स्टेज बनता है वो कैसे अचीव किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद डायनामिक एनालिसिस शो द फुल एडजस्टमेंट पाथ स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद जो डायनामिक एनालिसिस है वो जो एडजस्टमेंट के पाथ होते हैं ना उनको स्टेप बाय स्टेप जो है ना हमें बताता है, ये इकोनॉमिक्स के अंदर उनको क्लियर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक एनालिसिस। वन इक्विलिब्रियम एट अ फिक्स्ड पॉइंट इन टाइम। एक ऐसा देखिए, वन इक्विलिब्रियम एट अ फिक्स्ड पॉइंट इन टाइम, एक इक्विलिब्रियम बना रही एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। जैसे स्टिल पिक्चर होती है, ठीक है, पिक्चर है उसमें आप लोग देखेंगे टाइम एक हमने जो पिक्चर है वो कैप्चर कर लिया। अब हमारे पास टाइम बढ़ता चले जा रहा है लेकिन जो पिक्चर है वो एज इट इज ही रहेगी, उसमें टाइम के बढ़ने या कम होने से उस पर कोई असर नहीं होता। तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन जो एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर हम लोग कैप्चर कर लेते हैं वो उसको हम स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कंपैरेटिव स्टैटिक होता है कंपेयर्स टू इक्विलिब्रियम पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर अ डिस्टर्बेंस लाइक इफेक्ट ऑफ टैक्स बट इग्नोर हाउ द इकोनॉमिक शिफ्ट। कंपैरेटिव स्टैटिक स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जब हम टू इक्विलिब्रियम पोजीशन को बिफोर एंड आफ्टर अ डिस्टर्बेंस रीड करते हैं। ठीक है, अब बिफोर एंड आफ्टर डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है। अब हमारे पास कोई चीज़ है जो हम प्रोडक्ट हमने बनाया है, जब वो मार्केट के अंदर सेल होने के लिए जाएगा उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा। उसके ऊपर जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, वो आगे जिस चीज़ को सेल कर रहा है तो वो थोड़ा सा अपना टैक्स लगाएगा, प्रॉफिट लगाएगा। तो जो हमारी रियल प्राइस है, मतलब उससे पहले और उसके बाद जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है ना, उसको कंपैरेटिव स्टैटिक रीड करने के अंदर हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद दोबारा डायनेमिक एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे राइट किया। कंसीडर टाइम एलिमेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम, सॉरी इसको मैं इधर कर लेती हूँ, फ्रॉम डिस इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये भी जो है ना हमारे पास डायनेमिक एनालिसिस का मैंने थोड़ा सा लिखा है। ये वो प्रोसेस है जो डिस इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम की तरफ लेके आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे भी डायनेमिक एनालिसिस वेरिएबल्स आर रिटर्न फंक्शन। इसमें जो डायनेमिक एनालिसिस के अंदर है जो कंजप्शन के लिए हम यूज़ करते हैं वो CT यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर कंजम्पशन वो यूज़ CT, YT फॉर इनकम, IT फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद रखना है। ठीक है, बाकी ये फार्मूले एग्जांपल्स हैं, ये आपने देख लेना है कि जो Y है वो चेंज ओवर टाइम डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट I एंड कंजप्शन। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये डायनेमिक एनालिसिस का है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हमारा मेन जो सिलेबस है वो लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो हमारी बेसिक दो चीज़ें हैं वो इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के दो रूल हैं, एक सिंपल इंटीग्रेशन है और एक पावर के साथ इंटीग्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, इंटीग्रेशन बेसिक्स। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ differentiation and used to find original function or total values from marginal ones। इंटीग्रेशन क्या होती है, ये उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है।
अब इसके बेसिक रूल्स यहाँ पे इंटीग्रेशन के दो फार्मूले, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ए डी ऑफ एक्स का तो इंटीग्रेट हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स प्लस सी आएगा। ठीक है, हम किसी भी एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे, फॉर एग्जांपल 5d x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो आप जानते हैं जी हमारे पास क्या कांस्टेंट एज इट इज आएगा, और जब हम डी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका एक्स आ जाएगा और साथ में हम क्या कर लेंगे, सी राइट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने नीचे एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, उनसे भी क्लियर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट रूल देखेंगे हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन एक्स एंड डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो स्टूडेंट ये अगर हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी पावर वाली वैल्यू को तो जो उसकी पावर होती है उसमें 1 प्लस हो जाता है, और जो प्लस होने से हमारे पास आंसर बनता है हम उससे डिवाइड भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंटीग्रेट करते हैं किसको, x5 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, ये जो x की पावर है 5 हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, 5 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और फिर हम उसको इसकी पावर के साथ डिवाइड भी कर देंगे प्लस कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो ही इसके अंदर जो है ना हमारे पास मेन फार्मूलाज है। लेक्चर नंबर 2 इसी के ऊपर है। ठीक है, मैंने नीचे दो एग्जांपल्स भी दिए हैं, आप ये देख लें। ठीक है, अगर ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, और ये सेकंड देखिए अगर हम x के डी ऑफ एक्स का लेंगे तो x2 प्लस 1 और हम इसकी पावर के साथ डिवाइड भी कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, x3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दो मेन ही इसके अंदर जो है फार्मूलाज हैं। आपने स्टूडेंट्स कोशिश करनी है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर करें। ठीक है, 1 से लेकर 18 तक सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं, अगर आप वो आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप 80 to 90% जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी पेपर के अंदर स्टूडेंट्स आपको वैल्यूज चेंज भी दी जा सकती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक्स स्क्वायर की पावर दिया है, चेंज भी आ सकती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको ईजिली कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है इसका इकोनॉमिक्स के अंदर काम क्या है। यूज इन इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन कन्वर्ट मार्जिनल फंक्शन इनटू टोटल फंक्शनल फंक्शंस, मार्जिनल कॉस्ट इनटू टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इनटू टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी लेक्चर नंबर 3 पे, इंटीग्रेशन रूल। लेक्चर नंबर 3 के अंदर भी 3 से 4 फार्मूले हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन रूल सबसे पहले हमारे पास क्या है, पावर रूल। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसकी पावर मौजूद है तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर में 1 प्लस कर देंगे और जो उसकी पावर बनेगी उससे डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आता है सम एंड डिफरेंस रूल्स। ठीक है, प्लस और माइनस के रूल्स में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी फंक्शन दिया जा रहा है कि आप इंटीग्रेट करें 5 ऑफ x प्लस 4x, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो इंटीग्रेशन है 5 के ऊपर अलग से अप्लाई कर देंगे 5x, और 4 के ऊपर हम क्या करेंगे, अलग से क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर इनको सोल्व करके हम आंसर लिख लेंगे। इंटीग्रेट हमने कैसे करना होता है, 5 जो कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, इसकी पावर में हम यानी 1 या ऑब्वियसली इसकी पावर क्या है 1, तो इसमें प्लस कर देंगे 1 + 1 2 और उसकी पावर के साथ डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है इंटीग्रेट करें अब 4x - 2x को, तो हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है ना इसको 4x पे अलग अप्लाई कर देंगे और 2 के ऊपर अलग अप्लाई कर देंगे। ये चीज़ बताए हुए इंटीग्रेट f of x प्लस माइनस g of x dx इज इक्वल टू f of x इंटीग्रेट f of x dx प्लस माइनस इंटीग्रेट g x d of x। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं जी एक्सपोनेंशियल रूल के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को e पाई x dx इज इक्वल टू, जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारे पास एज इट इज आएगा। ये रूल भी आपने याद रखना है। बाकी नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथम रूल। इंटीग्रेट 1/x dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस c। ये इंटीग्रेशन का रूल है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं 1/x को तो वो हमेशा नेचुरल लॉग x के इक्वल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद करना है। आगे आ जाता है जो स्पेशल रूल। स्पेशल रूल हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव f of x डिवाइडेड f of x dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग f of x प्लस c। अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, f of x डेरिवेट, ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है f of x डिवाइडेड बाय f of x dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग f of x प्लस c। थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन मौजूद है, ठीक है, नीचे डिवाइड के अंदर हमारे पास कोई भी फंक्शन मौजूद है, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि हमारे पास क्या है
2x मौजूद है, अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, नेचुरल लॉग f ऑफ x प्लस c के इक्वल होगा। ठीक है, नीचे मैंने इसकी एग्जांपल दी है, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे एग्जांपल, ये जो 3x स्क्वायर डी ऑफ एक्स जब हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा देती हूँ। 3x स्क्वायर डी ऑफ एक्स एज इट इज, ठीक है, 3 हमारे पास जो है कांस्टेंट एज इट इज आएगा, हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर को डी ऑफ एक्स को, ठीक है, तो 3 एज इट इज रहेगा। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर में 1 प्लस कर देंगे, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या बच जाएगा, x³ प्लस c। ये देखिए, ये आंसर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, राइट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें कि इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप देखिए हमारे पास एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1, वो 2 ऑफ x। अब हम जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हम डेरिवेटिव लेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 2x। ये फंक्शन है और इसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये हम रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर एक फंक्शन है और अगर उसके डिवीजन के ऊपर मतलब उसका हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है तो वो किसके इक्वल होगा, नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1c, वो इसका क्या नेचुरल लॉग हो जाएगा नीचे वाली वैल्यू का। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन हम इसके देख लेते हैं कि ये जो रूल्स हैं ये कहाँ पे अप्लाई होते हैं। ये जो मैंने नीचे हर लेक्चर के नीचे ये 1 या 2 या 3 लाइंस लिखे हैं, ये ना एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज रूल आर डायरेक्टली अप्लाइड इन कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड वेलफेयर फंक्शंस, आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेक्चर नंबर 4। मैंने ये डॉग्स के ऊपर इसलिए राइट किया है एक एक वर्ड को, क्योंकि ये लेंथी नोट्स होते हैं। हम अगर रजिस्टर के ऊपर लिखते हैं तो बहुत स्पीडली लिखते हैं और फिर बहुत से स्टूडेंट्स को राइटिंग के अंदर इशू आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या लिखे, वहाँ पे क्या लिखे। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी लेक्चर नंबर 4, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम इंटीग्रेशन। लेक्चर नंबर 4 में हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट है, एक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम इंटीग्रेशन हमारे पास है क्या। ये दो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस आर वेरी कॉमन इन इकोनॉमिक्स, ग्रोथ, डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट। जो दोनों हमारे पास इंटीग्रेशंस हैं ये बहुत कॉमन है इकोनॉमिक्स के अंदर, ग्रोथ में काम आती हैं, डिमांड में, इंटरेस्ट में और रेट के ये जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये दोनों यूज़ होते हैं। अब हम इनके फार्मूलाज देख लेते हैं। ये फार्मूला इस ना लेक्चर के अंदर वही रिपीट हुआ है, ठीक है, 1/x dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x, जो हम पीछे रीड कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर एक इंटीग्रेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन f ऑफ x dx, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और साथ में f ऑफ x होगा, तो इसका फार्मूला आएगा e पाई f ऑफ x डिवाइडेड बाई f डेरिवेटिव x प्लस c। स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, अगर वो हमें कोई भी वैल्यूज़ दे देते हैं और आपको f ऑफ x की वैल्यू दे देते हैं तो आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, डिवाइड करना और ये फार्मूला अप्लाई करना है। वैसे भी अगर पेपर के अंदर लॉन्ग या शॉर्ट में आपको कोई वैल्यूज़ दी जाती है और कहा जाता है कि सोल्व करें, अगर आप सिर्फ फार्मूला भी लिख देते हैं ना, आपको 1.52 या 2.5 मार्क्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, अगर हम लें a पाई x इंटीग्रेट a पाई x डी ऑफ x किसकी इक्वल होगा, a पाई x नेचुरल लॉग a प्लस c। ये दोनों फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम के आपने याद करना है। नेक्स्ट मैंने नीचे इनकी एक एग्जाम्पल भी दी हुई है। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेनी है, बहुत आसान है। ये एक तो हमने इसी फार्मूला से अगेन रिपीट हुई थी आपके लेक्चर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दी। यूज इन इकोनॉमिक्स, अब हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल है फंक्शन है और ये जो हमारे पास लॉगरिथम है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सप्लेन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और लॉगरिथमिक है, मैं इसको लॉगरिथम बोल रही थी। ठीक है, लॉगरिथमिक इंटीग्रल्स एक्सप्लेन इलास्टिसिटी एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। ठीक है, स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेक्चर नंबर 5 पे। तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन एंड पार्ट्स। इंटीग्रेशन के 2 रूल हैं। व्हेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड हमारे पास के यूज व्हेन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव आर प्रेजेंट टुगेदर। अगर हम रिसेंटली पढ़ एक फंक्शन मौजूद f x नीचे फंक्शन मौजूद है, अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है तो वो हमारे पास नेचुरल लॉग f ऑफ x की इक्वल आ जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई 2 फंक्शन मौजूद हैं, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, अगर वो दोनों इकट्ठे मौजूद हैं तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। लेट जो हमारे पास f ऑफ x होगा हम उसे u कंसीडर कर लेंगे और जो डेरिवेटिव होगा हम उसे du के इक्वल
कंसीडर कर लेंगे। अब एग्जांपल मैंने दी है, ठीक है, 2x² + 1dx। आप देखें कि ये एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमने पीछे कहा है कि जो f ऑफ u है हम उसे u के इक्वल रखेंगे, इस वैल्यू को हम u के इक्वल रखेंगे, और जो उसका डेरिवेटिव है हम उसे क्या रखेंगे, du के इक्वल रखेंगे। अब हमने क्या किया, इन दोनों को x² + 1 को u के इक्वल पुट कर लिया और 2x को हमने du के इक्वल पुट कर लिया। अब जब इसको इनके इक्वल हमने रखा और हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u du, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि इसकी पावर में 1 प्लस कर दिया जाता है और नीचे डिवाइड कर दिया जाता है u² + 2 + c। अब यहाँ पे अब u की वैल्यू पुट कर दें और हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। When two different function are multiplied, जब हमारे पास कोई भी दो डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, ऊपर हमारे पास एक फंक्शन था, साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद था, तो हमने इसको सोल्व कर लिया। लेकिन अगर एक फंक्शन मैंने नीचे एग्जांपल दिए, ये देखिए एग्जांपल है x e/x/dx है, इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक सिंपल फंक्शन है। इनको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, u dv इंटीग्रेट u dv uv - v du, और ये मैंने इसकी नीचे एग्जांपल भी लिख दिया। यहाँ पे e/x कैसे आया, मैंने आपको पीछे भी बताया, जब हम इंटीग्रेट करते हैं e/x को तो वो हमारे पास क्या आता है, e/x ही आता है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 भी हो चुके हैं, इसमें ये दो ही मेन जो कॉन्सेप्ट थे मैंने यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी लेक्चर नंबर 6 की तरफ। डिमांड एनालिसिस यूजिंग इंटीग्रेशन। डिमांड एनालिसिस एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। The inverse demand function express price as a function of quantity P is equal to FQ when the rate of change of price with respect to quantity dP by dQ is given. Integration is used to drive the demand function. तो यहाँ पे डिमांड एनालिसिस हमारे पास क्या शो करता है, वो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड को जो है उसको जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करता है। कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी मोबाइल बना रहे हैं, हम उसे मार्केट में भेज रहे हैं, तो हम जो डिमांड एनालिसिस है वो हमें बताता है कि इसकी जो क्वांटिटी है, जो मार्केट के अंदर इसकी कितनी डिमांड है और इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, वो डिमांड एनालिसिस जो है वो हमें क्लियर करके बताता है। तो इसका फार्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, इसका फार्मूला है, सॉरी स्टूडेंट्स लिखते हुए ना, टाइप करते हुए, इसका डिमांड एनालिसिस क्या है, एफ ऑफ क्यू डी क्यू प्लस सी, ये हमारे पास फार्मूला है डिमांड एनालिसिस का, ठीक है। नीचे मैंने ये एक एग्जांपल दी है, बहुत इजी है, आपने इसको खुद रीड कर लेना है। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि डिमांड एनालिसिस कहाँ यूज़ होता है। दिस मेथड अलाउ इकोनॉमिक्स टू ड्राइव द डिमांड कर्व मैथमेटिकली एंड मेजर कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइस एंड इक्विलिब्रियम। ये आप लोगों ने मस्ट करना है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपके यहीं से MCQs भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं जी लेक्चर नंबर 7 में, सप्लाई एनालिसिस यूजिंग इंटीग्रेशन। सप्लाई एनालिसिस शो द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। द इनवर्स सप्लाई फंक्शन एक्सप्रेस प्राइस एज अ फंक्शन और क्वांटिटी सप्लाइड P by F of Q, ठीक है। अब ये जो सप्लाई फंक्शन है ना, ये सप्लाई एनालिसिस है, जो इंटीग्रेशन हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, ये हमें बताता है कि एक चीज़ की प्राइस क्या और उसकी कितनी क्वांटिटी हमें जो है सप्लाई करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जो हैं वो बिज़नेस करते हैं कि एक ज़्यादा सी चीज़ लेके आए, फॉर एग्जांपल वो निम्को ही लेके आते हैं ज़्यादा सी खुली, एग्जांपल दे रही हूँ, तो उन्हें छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डाल के फिर वो मार्केट के अंदर सेल करते हैं। तो आपने ये जो हमारे पास सप्लाई एनालिसिस है वो रिलेशन बताता है प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाइड का, कि हमें हर पैकेट के अंदर जो कितनी क्वांटिटी डालनी है और हर पैकेट की हमें कितनी प्राइस रखनी है, ठीक है। इसका हमारे पास फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू डी पी ओवर डी क्यू प्लस सी। अब एग्जांपल हमारे पास गिवन है, अगर इफ डी पी ओवर डी क्यू 3Q है और P की वैल्यू 3/2Q² प्लस C है, गिवन P इज इक्वल टू 10 एंड व्हेन Q इज इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पेपर के अंदर आपको वैल्यूज चेंज आ सकती हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है कि अब वो आपसे पूछेगा कि फाइंड सप्लाई एनालिसिस यूजिंग इंटीग्रेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है। ये फार्मूला पुट करना है, वैल्यूज गिवन है और सिंपल इंटीग्रेट करना और आंसर आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आप देखें कि ये जो सप्लाई एनालिसिस है ये कहाँ काम आता है। द एनालिसिस हेल्प टू डिटरमाइन मार्केट सप्लाई कंडीशंस एंड इक्विलिब्रियम व्हेन कंबाइंड विद द डिमांड फंक्शन। इट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर स्टडिंग प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर सरप्लस, लेक्चर नंबर 8, और ये लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 दोनों एक दूसरे से कंबाइन, अगर आप एक अच्छे से कर लेंगे तो दूसरा भी हो जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। CS इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस इज एक्स्ट्रा बेनिफिट अ कंज्यूमर गेन बाय पेइंग लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट दे आर विलिंग टू पे। ठीक है, फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to पाई क्यू पी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस क्यू डॉट पी क्यू। ठीक है, इफ डिमांड फंक्शन, अब हमारे पास वो आपको वैल्यूज गिवन होगी और कहेगा कि फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस, तो आपको इसका फार्मूला याद होगा, आप सिंपली पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें कि इसकी एग्जांपल है, इफ p इज इक्वल टू 20 माइनस क्यू एंड q इज इक्वल टू 5, तो आप क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, कंज्यूमर सरप्लस। क्या है कंज्यूमर सरप्लस इज मेजर्ड इन मनी टर्म एंड इट्स यूज्ड इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन पॉलिसी एंड प्राइस कंट्रोल स्टडीज। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी प्रोड्यूसर सरप्लस। PC इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस is a difference between what producer actually receive and the minimum amount they would be willing to accept for supplying good। ठीक है, अब जो एक प्रोड्यूसर है जो चीज़ों को दे रहा है, तो वो कितनी उम्मीद रख रहा है कि मेरे पास जो कितना मिनिमम, जो कितनी अमाउंट है वो मुझे रिसीव होगी, मुझे कितना प्रॉफिट आएगा जो मैंने चीज़ें मार्केट के अंदर प्रोवाइड की हैं। ठीक है, इसका हमारे पास फार्मूला है प्रोड्यूसर सरप्लस Q डॉट पी क्यू माइनस इंटीग्रेट 0 to पाई क्यू पी ऑफ एक्स ओवर डी एक्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल एक सप्लाई फंक्शन हमारे पास गिवन है, P इज इक्वल टू 5 प्लस Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं, अब हम क्या करेंगे कि रेवेन्यू 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, ये मैं आपको कर देती हूँ 5 प्लस, ये हम 5 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज सिंपल हम क्या करेंगे, इस फार्मूलाज के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। This concept measure producer welfare useful in analyzing taxation and international trade। ठीक है, ये जी है हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस कहाँ का इकोनॉमिक्स के अंदर यूज होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने लगे लेक्चर नंबर 10, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measure how responsive quantity demanded is to change in price। It's indicate द सेंसिटिविटी ऑफ कंज्यूमर टू प्राइस चेंज। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, इलास्टिक ऑफ डिमांड इज आल्सो कॉल्ड ED डेल्टा Q ओवर डेल्टा P मल्टीप्लाई P बाई Q। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आप देखिए जी, हमारे पास कुछ जो है ना इलास्टिसिटी, उसकी थोड़ी सी हमारे पास डिमांड है। अगर हमारे पास जो ये जो इलास्टिसिटी डिमांड है, इफ़ ग्रेटर देन 1 होगा, क्वांटिटी चेंज मोर देन प्राइस। ठीक है, MCQs के हवाले से ये जो तीनों इसकी है ना टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पास इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक व्हेन इलास्टिक डिमांड इज लेस देन 1, क्वांटिटी चेंज लेस देन प्राइस। यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो रही है मोर देन प्राइस से। ठीक है, यहाँ पे इफ ED इज लेस देन 1, क्वांटिटी चेंज लेस देन प्राइस। ठीक है, थर्ड है हमारे पास यूनिट इलास्टिक तब होगा जब हमारे पास इसकी इलास्टिक डिमांड है वो इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक नीचे एग्जांपल दिया है, P इज इक्वल टू Q। ये जो एग्जांपल्स हैं ये भी आपकी बुक से ही ली गई हैं। ठीक है, इफ P इज इक्वल टू 10 एंड Q इज इक्वल टू 100, प्राइस डिक्रीज टू 9, Q इंक्रीज टू 120। ED हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यूज गिवन होंगी और आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि फाइंड द इलास्टिक डिमांड। तो आपको ये फार्मूला अगर याद होगा तो आप क्या करेंगे, वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे और सिंपली आंसर निकाल लेंगे। अब हम नेक्स्ट है कि जो इलास्टिसिटी हेल्प है वो किसके अंदर हेल्प करता है, इलास्टिसिटी हेल्प्स इन प्राइसिंग डिसीजंस, टैक्स एनालिसिस एंड टोटल रेवेन्यू कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सबसे पहले हमने पढ़ा कंज्यूमर सरप्लस, फिर हमने क्या पढ़ा
डिमांड सरप्लस। तो यहाँ पे हमने ऊपर रीड किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारे पास क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES, ठीक है, ये मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गुड टू चेंज इन द प्राइस। इट इज़ अ प्रोड्यूसर काउंटर पार्ट ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी। ठीक है, इसका हमारे पास फार्मूला क्या है कि परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा पी इज इक्वल टू, ये जो परसेंटेज है परसेंटेज से कट जाएगी, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी बाय क्यू। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। ठीक है, इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 देन सप्लाई रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्गली टू प्राइस चेंज। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये MCQs के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली MCQs जो इन्हीं में से आए हैं पास पेपर में, मेरे अपने पेपर में भी आए थे, और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इफ़ EC इज़ लेस देन 1 देन हमारे पास क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। ये भी आपने याद रखना है कि जब इलास्टिसिटी सप्लाई अगर लेस देन 1 होगा तो इलास्टिक होगा, जब जब ये ग्रेटर होगा तो इलास्टिक होगा, जब लेस देन होगा इनइलास्टिक होगा, जब वो 0 के इक्वल होगा तो वो जो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, और जब वो इन्फिनिटी के इक्वल होगा तो वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। ठीक है, आगे इनके ये जो हैं, ये क्या होगा, सप्लाई रिस्पॉन्स वीकली। जब यानी हमारे पास इलास्टिक सप्लाई लेस देन 1 होगा तो जो सप्लाई है वो जो हमारे पास रिस्पॉन्स कर रही है वो बहुत कम कर रही है, वीकली कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा नो चेंज इन सप्लाई इवन द प्राइस चेंज, देन ES इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। जब हमारे पास इलास्टिसिटी सप्लाई इन्फिनिटी की इक्वल होगा, इवन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉजेज इनफाइनाइट चेंज इन सप्लाई। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल है सेम, वही आपके पास वैल्यूज गिवन होगी, आपने ऊपर जो फार्मूला है उसके अंदर पुट करना और आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, देखिए कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है 10 to 11, 10 इंक्रीज मतलब 10% जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज फ्रॉम 20%, 100 to 120, दैट्स मीन 20% हो रहा है। आपने ये जो ऊपर हमारे पास फार्मूला गिवन है उसके अंदर आपने पुट कर देना, डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू आपने पुट करना है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, द कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट इन प्रोडक्शन टैक्सेशन एंड पॉलिसी मेकिंग, ये आपने कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए जी इलेक्शन नंबर 12। यहाँ पे हमारे पास क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे जो है ना आपके एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया यहाँ से। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू अ फर्म अर्न्स बाय सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, इज द डेरिवेटिव ऑफ द टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी Q। ठीक है, अब हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला है वो क्या है, डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, और हम इसका फार्मूला हमारे पास ये भी हो सकता है मार्जिनल रेवेन्यू का, ये दोनों जो है ना इसके फार्मूला है, दोनों सेम चीज़ हैं। ठीक है, अगर आप पेपर में ये राइट करके वैल्यूज पुट करके एग्जाम्पल सोल्व करते हैं या ये करते हैं दोनों ठीक होगा। वैसे पेपर के अंदर जो मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस है ना वो आपसे फार्मूला ही पूछा जाता है कि आप जैसे मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला राइट करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे फार्मूलाज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इफ हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है एट Q इज इक्वल टू 5 इज 100 एंड टोटल रेवेन्यू एट Q6 इज इक्वल टू 120, तो मार्जिनल रेवेन्यू 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब रिलेशनशिप विद टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का जो टोटल रेवेन्यू के साथ है वो रिलेशनशिप क्या है, अगर मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0 है तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, एट मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर होगा। अगर मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन 0 है तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये हेल्प करता है फर्म डिसाइड ऑप्टिमल आउटपुट लेवल्स को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लेक्चर नंबर 13, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ये जो एवरेज कॉस्ट होती है वो टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट होती है, तो जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट का फार्मूला होगा इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q होगा। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं मार्जिनल कॉस्ट, एडिशन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। फार्मूला मार्जिनल कॉस्ट डेल्टा TC डिवाइडेड बाय डेल्टा Q और DTC ओवर DQ। ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज हैं इसके जो लेक्चर नंबर 13 में है।
एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का आपने याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अब जो हमारे पास रिलेशनशिप है ना किसके अंदर, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के अंदर, क्या है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट लेस देन होगा एवरेज कॉस्ट से, तो जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो जो एवरेज कॉस्ट होगा एट मिनिमम पॉइंट पे होगा, ठीक है। अगर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों जो है वो इक्वल आ रहा है, तो जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट होगा वो क्या होगा, मिनिमम पॉइंट के ऊपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, आपने इसके वही फार्मूला पुट करना है और आपने इसका आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हेल्प फिल्म इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो लेक्चर नंबर 14, profit maximization. Profit is difference between total revenue and total cost. Firm aim to maximize profit by choosing the right level of output. जो हमारे पास कोई भी प्रॉफिट होता है ना वो डिपेंड कर रहा होता है कि हम उसमें कितनी आउटपुट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक मार्केट के अंदर डिमांड है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ आईफोन की, तो मैं अगर आईफोन के ऊपर जितना ज़्यादा आउटपुट दूंगी, फॉर एग्जांपल मैं 50 मोबाइल जो है वो लेके मार्केट के अंदर देती हूँ, तो मुझे 50 का जो प्रॉफिट होगा वो गेन होगा। अगर मैं 100 लेके देती हूँ तो मुझे 100 का प्रॉफिट गेन होगा, ठीक है। कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कब आता है, जब हम मार्केट के अंदर वो चीज़ दे रहे हो जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो। अब फॉर एग्जांपल लोग आईफोन की डिमांड करें, मैं वहाँ पे कोई और मोबाइल लेके मार्केट के अंदर बैठ जाते हैं या किसी सेलर को दे देती हूँ सेल करने के लिए, जब उसकी डिमांड ही नहीं है, लोग परचेज ही नहीं करेंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये इसकी कुछ अगर यानी मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट होगा तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगेगा, और यहाँ पे अगर ये मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन होगा मार्जिनल कॉस्ट से, तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगेगा, ठीक है। अगर ये दोनों टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, मतलब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट तो जीरो प्रॉफिट होगा। अब टोटल रेवेन्यू मतलब मैंने मोबाइल परचेज किए, 50 मोबाइल परचेज किए, मेरा उनके ऊपर 50,000 जो मेरा ड्यूज़ हैं वो मेरे हिस्से में आए हैं। अगर मैं उनको मार्केट के अंदर सेल करूंगी तो वहाँ से भी मुझे 50,000 मिलेगा। तो जो मैंने इनपुट किया तो आउटपुट किया था वो दोनों इक्वल हैं, तो मेरे पास प्रॉफिट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये बहुत आसान एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपको कह रही हूँ कि आप खुद कर लें। तो अगर यहाँ पे वो एग्जाम्पल्स में ये पूछ रहे हैं कि अगर जो हमारे पास MR इज इक्वल टू 50 है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट 40 है, तो हमारे पास क्या होगा, जो फिल्म शुड इंक्रीज आउटपुट, ठीक है। हमें क्या यहाँ पे ज़रूरत है कि अपनी जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है ताकि हम और ज़्यादा आउटपुट दें। अगर मार्जिनल रेवेन्यू 40 है और मार्जिनल कॉस्ट 50 है, तो हमें क्या करनी चाहिए, अपनी आउटपुट डिक्रीज करनी चाहिए। अगर मार्केट के अंदर सिर्फ 40 मोबाइल्स की डिमांड हो रही है या 40 एक चीज़ रिक्वायर्ड, आप 50 लेके रख देते हैं, आपके 10 आया है, वो आपके परचेज नहीं होंगे, तो आपको जो चीज़ है जितनी डिमांड हो उतनी ही करनी चाहिए, ठीक है, उतनी आपको लेके देनी चाहिए। ये एग्जांपल्स हैं बस आप लोगों को समझाने के लिए। अगर ये देखिए दोनों इक्वल हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन में होगा, ठीक है। उसके बाद दिस रूल्स अप्लाइज टू ऑल मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी लेक्चर नंबर 15 पे, मोनोपोली pricing. A monopoly is a market with a single seller, no close substitution. The monopolist has power to set price but faces the demand curve of consumers. ये जो मोनोपोली होता है मार्केट के अंदर, ये एक सिंगल सेलर होता है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, पावर की प्राइस को इंक्रीज करने का इसके पास यूं कह लें कि राइट होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें लेक्चर में हमारे पास जो मेन की पॉइंट है ना, बस वो यही है। एक मिनट स्टूडेंट्स, देखिए हम अगर हमारे पास जो प्राइस है वो ग्रेटर देन है मार्जिनल रेवेन्यू से, तो जो हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो फिर हमारे पास क्या बनेगी, ये सिचुएशन बनेगी, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोगों ने खुद इसको देख लेना। आगे जो मोनोपोलिस्टिस है, हायर प्राइस है एंड रिस्ट्रिक्ट करता आउटपुट कंपेयर्ड टू कम्पिटिटिव मार्केट्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी लेक्चर नंबर 16 पे, परफेक्ट कंपटीशन। इसके अंदर भी सिर्फ ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके की पॉइंट है। परफेक्ट कंपटीशन हमारे पास है क्या, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर विद मैनी बायर्स एंड सेलर।
homogeneous products and free entry and exist no single firm can influence द प्राइस हैज़ फेम और प्राइस टेकर्स। ये जो परफेक्ट कंपटीशन होता है ये एक स्ट्रक्चर होता है बायर्स और सेलर के दरम्यान, ठीक है। अब बायर्स और सेलर के दरम्यान अगर बायर्स मार्केट के अंदर या दुकान के अंदर एंटर हो रहा है तो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स है वो ना लगाया जाए, बायर्स को खुशी खुशी आएगा और सेलर से अपनी चीज़ें लेके जाएगा, ठीक है। ये कुछ फीचर्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। ऑब्वियसली कस्टमर आ रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, वो उसे अच्छे तरीके से डील किया जा रहा है, तो बायर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे, परफेक्ट नॉलेज इन द मार्केट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट फीम, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि जो मार्केट में सेलर और बायर के दरमियान एक अच्छा जो स्ट्रक्चर है वो बनाती हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन कब है? जब फीम मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन फीम में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस इन द लॉन्ग रन, ठीक है। ये आपके एक एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। वैसे भी इन शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि जो फर्म है में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, ठीक है। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है? फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट इंश्योर्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, पी इज इक्वल टू ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी यहाँ पे दी है, इफ मार्केट प्राइस इज 10 then for all output level marginal revenue is equal to P and P is equal to 10, firm produces where MC is equal to 10, perfect competition। आप देखें कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 10 है और मार्जिनल कॉस्ट भी 10 है, तो इसका क्या मतलब है कि जो प्रॉफिट है वो क्या है? मैक्सिमाइजेशन लेवल के ऊपर है, ठीक है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेक्चर नंबर 17 पे। ओलिगोपोली इज अ मार्केट विद फ्यू लार्ज सेलर डोमिनेटिंग द इंडस्ट्री, ईच फर्म इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ राइवल्स, ठीक है। ये हमारे पास ओलिगोपोली की डेफिनेशन है। इसमें जो कुछ फीचर्स हैं वो मैंने रख दिए। इसमें हमारे पास क्या होता है? फ्यू सेलर्स मैनी बायर्स। ओलिगोपोली के अंदर हमारे पास क्या होता है? मोनोपोली के अंदर क्या था कि मैनी सेलर्स थे और मैनी जो थे बायर्स थे, मतलब बहुत से शॉपकीपर्स भी थे और बहुत से कस्टमर्स भी थे। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास फ्यू सेलर्स हैं और मैनी बायर्स हैं। और उसके बाद ओलिगोपोली में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो में भी होमोजीनियस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टील, सीमेंट और जैसे कार्स और मोबाइल्स हैं। हाई बैरियर्स होते हैं ऑफ एंट्री के, ठीक है। उसके बाद जो होता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म, ईच फर्म कंसीडर राइवल्स रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है ना अगर हम प्राइस के अंदर इसको देखें ओलिगोपोली को, इफ वन फर्म रेजिस प्राइस अदर डू नॉट फॉलो, डिमांड इज इलास्टिक। अगर कोई एक जो फर्म है वो क्या कर रहा है? प्राइस को इंक्रीज कर रहा है और बाकी जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहे। कोई भी चीज़ है जो मार्केट के अंदर सेल हो रही है, अगर कुछ जो सेलर्स हैं वो उस चीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं, बाकी नहीं इंक्रीज कर रहे उसकी प्राइस को, तो हमारे पास जो डिमांड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी, ठीक है। इफ वन फर्म कट प्राइस अदर आल्सो कट, डिमांड बिकम इनइलास्टिक। अगर एक जो है वो प्राइस को बढ़ा रहा है, ये कम कर रहा है, ये दूसरी मार्केट है वो भी बढ़ा रहा है, ये प्राइस को उसके साथ कम कर रहा है, तो डिमांड होगी वो क्या होगी? इनइलास्टिक होगी, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे? फर्म जो होगा प्रेफर टू कीप प्राइस स्टेबल, ठीक है। अदर मॉडल्स, ये ओलिगोपोली हमारे पास कहाँ इकोनॉमिक्स के अंदर काम आता है? ये प्राइस वार्स में। और मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये हमारा जो है ओलिगोपोली काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी लेक्चर नंबर 18। ये हमारा लास्ट लेक्चर है मिड टर्म के हवाले से। मैंने बहुत कोशिश की है कि वीडियो को बहुत शॉर्ट बनाया जाए और चीज़ों को बहुत जल्दी कवर करवाने की कोशिश की है, लेकिन कोशिश की है कि डिटेल के साथ भी बताऊँ, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपकी तरफ से सपोर्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट है जी लेक्चर नंबर 18 में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कंबाइन फीचर्स ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना वो दो जो है हमारे पास कंपटीशंस हैं उनसे जुड़ा हुआ है। एक तो वो किससे जुड़ा हुआ है? मोनोपोली कंपटीशन से, और एक परफेक्ट कंपटीशन से। देयर आर मैनी फर्म्स सेलिंग प्रोडक्ट्स, दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स बाय स्लाइटली डिफरेंशिएट ब्रांड नेम्स पैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके फीचर्स हैं
वो ये हैं कि इसके अंदर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और जो डिफ्रेंशिएटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इसमें नहीं होते, नॉन आइडेंटिकल होते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन। फेम हैव सम कंट्रोल ओवर प्राइस ड्यू टू डिफ्रेंसिएशंस। जो फेम होते हैं उनका जो प्राइस के ऊपर है वो कंट्रोल होता है। नो प्राइस कंपटीशन, ठीक है, जो प्राइस का कोई कंपटीशन नहीं होता। इक्विलिब्रियम ये इसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोबारा से आ गया, ठीक है। ये जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के हवाले से है, ठीक है। इन शॉर्ट रन के अंदर क्या होगा, फर्म कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन के अंदर क्या होगा, जो फर्म है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा, और लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, न्यू फर्म एंटर होंगी, एबनॉर्मल प्रॉफिट वो डिसअपेयर होगा, ठीक है। जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो नहीं होगा। फर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पल की मैंने, अगर हमारे पास इफ फर्म हैज़ डिमांड, अगर फर्म जो है वो डिमांड कर रहा है P इज इक्वल टू 20 माइनस Q एंड मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 5 एंड देन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 20 माइनस 2Q एट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, 20 माइनस 2Q को 5 के इक्वल रख देंगे। इधर हमने रख लिया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक हमारे पास है क्या, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक्सप्लेन करता है मार्केट लाइक्स को, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गया, क्लॉथिंग ब्रांड हो गया, शैम्पू ETC। इट इज़ रियलिस्टिक बट लेस एफिशिएंस देन परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। ये जो हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन से कम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे जो लेक्चर नंबर 18 है कंप्लीट हो चुके हैं। मिड टर्म का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।